Okay, so here we are starting the new chapter which is our microbes in human welfare. जो हम microbes in human welfare start करने वाले हैं बच्चों, इस चैप्टर के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। डिस्कस क्या करना चाहती हूँ कि हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हम लोगों की जो ये सीरीज चलने वाली है, ये 50+ मार्क्स की सीरीज चलने वाली है। ठीक है, जिसमें हम लोग सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोब्स। हम पहले इजी चैप्टर्स को टारगेट करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द next one. Okay, so here let's start with the chapter first, which is your microbes in human welfare. Now human welfare की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमारी हमारी बात आती है कि ऐसे कौन कौन से माइक्रोब्स हैं जो इसके अंडर आते हैं, राइट तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कौन कौन से माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड वायरस। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन से हमारे ह्यूमन काइंड के लिए बेनिफिशियल है। सबसे पहला हम सबको पता है लैक्टोबैसिलस। इसको हम लोग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये बेसिकली क्या काम कर रहा है, आपको काम याद रखना है कि ये मिल्क प्रोटीन्स को कोएगुलेट करता है, पहला काम। ठीक है, दूसरा काम क्या होता है इसका, हियर यू कैन सी कि इट कन्वर्ट्स द मिल्क इनटू कर्ड, और ये कोएगुलेट कर रहा है मिल्क प्रोटीन को। फिर इससे हमें क्या हेल्प हो रही है, एक्चुअली में ये हमारे फूड में विटामिन B12 ऐड कर रहा है बेसिकली। ठीक है, विटामिन B12 का एडिशन हो रहा है। तो हियर यू कैन सी इम्प्रूव्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग B12 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर गट हेल्थ। कंप्लीट, सबसे पहला माइक्रोब डन। नाउ दूसरे की बात करते हैं। जब हमारा दूसरा आएगा वो आएगा हमारा सेकेरोमाइसिस सर्विसी। जो सेकेरोमाइसिस सर्विसी है बच्चों, ये हमारे किस काम आता है, ये हमें दो चीज़ों के काम आता है। एक, ब्रेड वगैरह बनाने में जो हम लोगों का ये सॉफ्टनेस आता है, वो ब्रेड किसकी वजह से सॉफ्टनेस आती है, इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि ये फर्मेंटेशन करेगा और CO2 प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, CO2 जब प्रोड्यूस होता है तो वो पफ्ड अप, जो पफीनेस होती है वो इसी की वजह से आती है। दूसरा, जब फर्मेंटेशन होती है तो हमें ये भी पता है कि इथेनॉल प्रोड्यूस करता है, और वो इथेनॉल से हम लोगों के ड्रिंक्स बनते हैं। ठीक है, बेवरेजेस बनते हैं। सो दैट्स वाई हम इन सेकेरोमाइसिस सर्विसी, ये एक ईस्ट है जिसको हम बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं और ब्यूअर्स ईस्ट भी बोल रहे हैं। ठीक है, ये स्टोरी है हमारे सेकेरोमाइसिस सर्विसी की। उसके बाद आते हैं हम लोग कुछ और ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें हेल्प कर रहे हैं चीज मेकिंग में। ये आपके एनसीईआरटी में दो चीजेस दिए हुए हैं, एक है स्विस चीज एंड दूसरा है रॉकफोर्ट चीज। जो आपका स्विस चीज है बच्चों, स्विस चीज जो है ये बेसिकली, ऑब्वियसली आपने टॉम एंड जेरी मूवी में देखा है कि इतने बड़े बड़े होल्स वाली चीज दिखाई जाते हैं, ये स्विस चीज कहलाती है। अब यही स्विस चीज को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मतलब इसे कौन प्रोड्यूस कर रहा है, इसको प्रोड्यूस कर रहा है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्माइनी, ये SHA है। ठीक है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्माइनी इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, और लार्ज अमाउंट में CO2 प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से ये लार्ज होल्स प्रोड्यूस होते हैं। फिर है, ये बैक्टीरिया है। फिर रॉकफोर्ट चीज आता है, ये एक फंगस प्रोड्यूस करता है, नाम है रॉकफोर्ट, तो फंगस का भी नाम है रॉकफोर्ट, पेनिसिलियम रॉकफोर्ट, रॉकफोर्ट। ठीक है, सिंपल हो गया, खत्म। दो चीज थे। एक चीज जो है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्माइनी ने बनाया, दूसरी चीज जो है वो हमारे पेनिसिलिन रॉकफोर्टी ने बनाया। एंड ऑफ दिस पेज। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने बेवरेजेस पे। हमें पता है कि बेवरेजेस बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े फर्मेंटर्स की नीड होती है बच्चों। अब वहां पे जब बेवरेजेस बनते हैं तो एक बेवरेज ऐसा बनता है, कुछ ऐसे बेवरेजेस होते हैं जिसमें डिस्टिलेशन नहीं होता। विदाउट डिस्टिलेशन मतलब उसमें अभी भी यू कैन से दैट कि थोड़ा वाटर का कंटेंट ज्यादा है, अल्कोहल का कंटेंट इतना ज्यादा नहीं माना जाता। ठीक है, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी हैं जो डिस्टिलेशन कर दिए जाते हैं उनको, तो वो उसमें अल्कोहल का कंटेंट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास हम ऐसे याद रख सकते हैं कि बस इतना याद रखो, जो बियर और वाइन है वो विदाउट डिस्टिलेशन है। अब बियर से डब्लू, बी फॉर बियर, एंड बी से फिर डब्लू बना दो, डब्लू से वी बना दो। यहाँ जब मैं बियर का डिस्टिलेशन करूंगी तो मुझे मिलेगा विस्की, और जब मैं वाइन का डिस्टिलेशन करूंगी तो मुझे मिलेगा ब्रांडी। ठीक है, और इसमें एक और नाम ऐड कर दो, रम। ये तीनों जो है ये क्या है, विदाउट डिस्टिलेशन, हम विद डिस्टिलेशन जो है हमारे ड्रिंक्स कहलाते हैं।
नाउ कुछ ऐसे केमिकल्स जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, आपको याद रखने हैं, और वो केमिकल्स और उनका प्रोड्यूसर, और वही वो प्रोड्यूसर फंगस है या बैक्टीरिया है, ये हमें याद रखना है। तो देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा सिट्रिक एसिड। पहले चलो ए बी सी डी करके चलते। ए फॉर एप्पल, नहीं, हाँ यहाँ पे आएगा ए फॉर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को बनाने वाला भी उसी के जैसा नाम रखने वाला बैक्टीरिया है, एसीटोबैक्टर एसिटी। ठीक है, बैक्टर की स्पेलिंग आती है, एसिटिक एसिड का एसिटी स्पेलिंग आती है एसीटो, यहाँ टी और यहाँ टो, एसीटो वेक्टर एसीटी, ये एक बैक्टीरिया है। फिर आते हैं बी फॉर बॉल, नहीं, बी फॉर बैट भी नहीं, इट इज ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड को ब्यूटाइलिकम नाम के प्रोड्यूसर, बैक्टीरिया प्रोड्यूसर बना रहे हैं। नाम हमें ऊपर आगे वाला याद रखना है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। फिर उसके बाद आता है सी फॉर कैट, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कौन बना रहा है? एस्परजिलस निगर, ये एक फंगस है। दो बैक्टीरिया आ गए तो बोर हो गए, तो हमने सिट्रस को फंगस से बना दिया, सिट्रिक एसिड को। ठीक है, उसके बाद हमें ये तो पता ही है, हमने शुरू में सबसे पहला जो पढ़ा था वो लैक्टिक एसिड ही पढ़ा था, और वो एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। नाउ अब भाई हमने देख लिया केमिकल वेमिकल्स की कौन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारे घर में डोमेस्टिक में क्या क्या यूज हो रहा है। अच्छा, लैक्टोबैसिलस के अलावा ना, यहाँ पे जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमें ना एक और बात याद होनी चाहिए कि एक टॉडी नाम का भी ड्रिंक होता है, ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो बनाया जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे ईस्ट को हम बहुत चीजों को फर्मेंट करने के लिए यूज करते हैं बच्चों, सोयाबीन वगैरह को भी, फिश को भी फर्मेंट करते हैं, उससे भी हमें चीजें मिलती हैं। नाउ अब आते हैं हम लोग मेडिसिनल यूजेस। मेडिसिनल यूजेस में क्या क्या हम लोगों का कौन से माइक्रोब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जब वर्ल्ड वॉर का टाइम था, आई गेस वर्ल्ड वॉर टू था, उस वर्ल्ड वॉर टू में लोग बहुत बीमार हो रहे थे। वो उस बीमारी का कारण था एक बैक्टीरिया जिसका नाम था स्टेफाइलोकोकस। ये स्टेफाइलोकोकस जो है बहुत बीमारी कॉज कर रहा था, तो उस टाइम पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उसको अपने लैब में कल्चर किया एक प्लेट में। लेकिन गलती से क्या हुआ कि कुछ फंगस कहीं से आके यहाँ पे लग गए। जब जहां जहां ये फंगस लगा, उस जगह पे ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाए। तो ये इससे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को ये पता चला कि ये फंगस जो है इस बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रहा है। इसी से हमें ये एंटीबायोटिक मिला। ठीक है, पहले तो फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, जो रोक रहा था हमारे स्टेफाइलोकोकस को। ऑलराइट, और हमेशा याद रखना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो इसकी खोज करी पेनिसिलिन नोटेटम की, वो बाय एक्सीडेंट करी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो साइंटिस्ट और आए जो हम लोगों के बड़े काम के साइंटिस्ट थे। एक सेकंड रुको। हम्म, हाँ जी, यहाँ आए हमारे साइंटिस्ट, पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिन्होंने एक्सीडेंटली पेनिसिलियम नोटेटम को ढूंढा, फिर उसके बाद उसको फुल्ली पोटेंशियली एक्टिव करने के लिए किसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अर्नस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी ने। ठीक है, इन्होंने इस अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया। अब ठीक है, चलो हमें इन्होंने कंट्रीब्यूशन दे दिया, इनको कंट्रीब्यूशन देने के बाद इनको फायदा भी हुआ। इनको क्या फायदा हुआ, इनको नोबेल प्राइज मिल गया। तीनों को नोबेल प्राइज मिला, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को भी, अर्नस्ट चेन को भी और हार्वर्ड फ्लोरी को भी। नाम याद रखना है हमें, 1941 45 में। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा खत्म। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं, रुक जाइए, हाँ जी, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारी फार्मेसी में कैसे कैसे इस्तेमाल हुआ हम लोगों का माइक्रोब्स। तो सबसे पहले हम लोगों को याद रखना है बच्चों कि हमारे पास एक क्लॉट बस्टर होगा। ठीक है, और क्लॉट बस्टर के अलावा हमारे पास एक होगा, मैं लिख देती हूँ, क्लॉट बस्टर, और एक होगा हमारे पास ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, फिर होगा इम्यूनोसप्रेसेंट्स। चलो हम लोग पढ़ लेते हैं अब इसको। जब हम लोग इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले क्लॉट बस्टर में आता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस, क्लॉट कोकस, ऐसे नाम याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, क्लॉट बस्टर कौन है, स्ट्रेप्टोकोकस नाम का बैक्टीरिया। लेकिन ये कैसे काम कर रहा है, ये एक चीज, एक एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। मतलब मैं अगर यहाँ लिखूं, तो क्लॉट बस्टर के लिए एक एंजाइम काम आ रहा है विच इज नोन एज योर स्ट्रेप्टोकाइनेज। फिर उसके बाद हम लोगों को, मेरा भाई इम्यून सप्रेसेंट करना है। कैसे हुआ कि कोई इंसान था, उसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाने के लिए उसको
ऐसा कुछ चाहिए जो उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम थोड़ी देर के लिए सप्रेस कर दे। क्यों ऐसा? क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी जो है कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा तो वो हमारी इम्यून सिस्टम जो है उसके अगेंस्ट ही वर्क करने वाली है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उन पेशेंट्स को जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट की नीड होगी उसको हम साइक्लोस्पोरिन ए नाम का केमिकल दे देंगे, इंजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? वो प्रोड्यूस कर रहा है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। हमें ये चीजें याद रखनी है। फिर आता है कोलेस्ट्रॉल एजेंट, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ये है आपका मोनास्कस परप्यूरस। और मोनास्कस परप्यूरस एक ईस्ट है जो कि स्टेटिन प्रोड्यूस कर रहा है, और ये स्टेटिन प्रोड्यूस करके हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट लाइंस जो मैं बोल रही हूँ यही पढ़ना है आपको, और कुछ नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। फिर इसके बाद आते हैं कि भाई और कहाँ काम आ रहा है। फिर हमारा ये काम आता है, हमारे जो स्टेन्स होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, ओह नॉट अवर, हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे शर्ट वगैरह या किसी भी कपड़े के ऊपर। तो हमें देखना है कि ये स्टेन्स कैसे रिमूव होंगे। तो जो धोबी लोग होते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, वो यूज करते हैं लाइपेज नाम का एंजाइम। जो बॉटल जूसेस होती हैं जिनके अंदर थ्रेड्स वगैरह नहीं प्रेजेंट होते, वो इतना साफ सुथरा कैसे होता है? क्यों? क्योंकि ये दो एंजाइम काम करते हैं, पैक्टिनेसेस एंड प्रोटीएसेस। ठीक है, बस इतना क्या सोचना है, हमें याद हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं एसटीपी पे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे। बच्चों सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चंस काफी पूछने के लिए आते हैं इससे। जब हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट करेंगे तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बेसिकली टू स्टेप्स होते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट, और दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। जब हम प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ठीक है, जब हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में आता है एक सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, और दूसरा आता है आपका सेडिमेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी सेटलिंग टैंक लिखा हुआ है, ये टैंक्स होते हैं। बट हम लोगों को इम्पोर्टेंट चीज यही याद रखनी है कि सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होगा, और सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के साथ साथ होगा हमारा सेडिमेंटेशन। नाउ होता क्या है, सबसे पहले हम इस ट्रीटमेंट में करते क्या है, हम लोग यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं फ्लोटिंग डेब्रीज को। ये याद रखना है हम लोगों को कि हम यहाँ पे लार्ज और स्मॉल जो डेब्रीज वगैरह होते हैं उसको हम लोग फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के थ्रू फिल्टर आउट कर देते हैं। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है? सेटलिंग डाउन हो जाना, सेटलिंग डाउन हो जाना। ठीक है, तो जो डेब्रीज वगैरह होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे। जब सेटल डाउन हो जाएंगे तो ऊपर जो हमारा प्योर, जो अभी जिसके अंदर सिर्फ डेब्रीज ही नहीं है, बाकी सारी चीजें होंगी जो घुली हुई हैं, सॉल्युबल पार्ट तो उसमें ऑलरेडी मिक्स्ड होगा, लेकिन जो इनसॉल्युबल है और जो हैवी चीजें हैं वो सेटल डाउन हो चुकी हैं, सेडिमेंट हो चुकी हैं। ठीक है, तो सेटल डाउन होने के बाद जो हमारा ऊपर फॉर्म बचता है बच्चों, इसको हम लोग प्राइमरी एफ्लुएंट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी एफ्लुएंट। और जो हमारा कचरा नीचे बचा था, ठीक है, डेब्रीज वगैरह, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी स्लज। ऑलराइट, ये खत्म हो गया, हमने सबको रिमूव कर दिया। नाउ ये प्राइमरी एफ्लुएंट को हम लोग भेजेंगे कहाँ पे? भेजेंगे हम इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। जब हम लोग इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं, याद रखना प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो हमें मिला वो प्राइमरी एफ्लुएंट मिला। इसको ये देखो, प्राइमरी एफ्लुएंट ये आया हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में पहला टैंक जो इस्तेमाल होता है वो होता है एरिएशन टैंक। एरिएशन टैंक का मतलब ये है कि यहाँ पे एरिएशन टैंक, इस टैंक में एयर का फ्लो बढ़ाने के लिए काम कर रहा होगा। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस हियर, जब हम इसको एरेशन टैंक में डालते हैं तो यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूसली, ये जो हमारा फैन है ये मूव करता रहता है। मूविंग के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं एजिटेटेड या विगरस मूवमेंट। हियर यू कैन से कॉन्टिन्यूसली एजिटेटेड मैकेनिज्म एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट। एयर को भी पंप किया जा रहा है और इस पंखे को घुमाया जा रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, इस एरेशन टैंक में ना कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और कुछ प्रेजेंट होते हैं फंगी। ये दोनों मिलके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बना लेंगे, हियर यू कैन सी। इन स्ट्रक्चर्स को हम मेश लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये मेश लाइक स्ट्रक्चर दिखने में होता है, इसका नाम होता है फ्लॉक। क्या नाम होता है इनका? फ्लॉक। ठीक है, तो इन फ्लॉक्स को, फ्लॉक्स लिख देते हैं हमने। ठीक है, ये जो फ्लॉक्स होंगे हमारे, ये क्या होते हैं? ये बेसिकली मासेस ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं। इनका क्या काम है? ये बेसिकली एरोबिक माइक्रोब्स हैं। ये एरोबिक माइक्रोब्स क्या करेंगे? हमारे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम करेंगे। होता क्या है, जो हमारा पॉल्यूटेड वाटर होता है बच्चों, उस पॉल्यूटेड वाटर में बीओडी बहुत ज्यादा होता है। व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्राइमरी एफ्लुएंट है उसमें इतना सारा ऑर्गेनिक मैटर है कि उसको खाने के लिए मेरे एरोबिक बैक्टीरिया को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। उसी को हम बीओडी बोलते हैं, द ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, और फॉर द कंज्यूमिंग
of all the organic matter in 1 liter of water। तो ये आप लिखेंगे, ठीक है। मैंने बोला, क्या बोला मैंने, कंज्यूमिंग organic matter, ठीक है। फिर से बोल देती हूँ, the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by the bacteria, उसको हम BOD बोलते हैं। अब ये BOD जो है बिफोर सेकेंडरी ट्रीटमेंट तो हाई थी, आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है ये लो हो जाएगी, खत्म स्टोरी। अब एरेशन टैंक के बाद क्या होता है, एरेशन टैंक के बाद हमारा जो सेकेंडरी एफ्लुएंट होगा, जो ट्रीटेड एफ्लुएंट है जिसके अंदर बीओडी कम हो चुकी है, वो अब जाएगा नेक्स्ट टैंक में जिसका नाम है सेटलिंग टैंक। ये सब सेकेंडरी ट्रीटमेंट का ही पार्ट है, ठीक है। अब सेटलिंग टैंक में हम सेटल होने देते हैं इन फ्लॉक्स को कि भाई तुम सेटल हो जाओ। जब ये सेटल हो जाते हैं तो इनका नाम अलग हो जाता है, इन्हीं फ्लॉक्स को फिर हम एक्टिवेटेड स्लज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। अब इसमें से ना कुछ पार्ट, कुछ जो स्लज है मुझे चाहिए और एरिएशन टैंक में वापस। क्यों चाहिए मुझे, बिकॉज वहां पे वापस से कुछ ऐसा पानी आएगा, फिर मैं उसको दोबारा से बीओडी बनाने से अच्छा है, सॉरी फ्लॉक्स बनाने से अच्छा है कि मैं यहीं से उन फ्लॉक्स को वापस भेज दूं। तो ये स्टार्टर कल्चर थोड़ा सा मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ और मैं वापस से उसको उधर एरिएशन टैंक में भेज देती हूँ। तो उसको मैं क्या बोलूंगी, इनोक्यूलम। ऑलराइट, उसको मैंने बोल दिया इनोक्यूलम। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सेटलिंग टैंक हो गया, सेटल हो गया, ये ट्रीटेड एफ्लुएंट ऊपर जो था वो साफ पानी आ गया। नाउ दिस इज आल्सो योर सेकेंडरी एफ्लुएंट। इसको हम क्या करते हैं, नाउ दिस एक्टिवेटेड स्लज, ये एक्टिवेटेड स्लज जो है भाई सेकेंडरी एफ्लुएंट, ये वाला जो सेकेंडरी पानी था, ये जो पानी है जो साफ हो चुका है, इसको हम लोग रिवर्स में छोड़ देते हैं, क्योंकि अब साफ पानी हो चुका है, सेकेंडरी एफ्लुएंट इज क्लियर वाटर। तो हम इसको क्या करेंगे, अब we will release them into natural waters, ठीक है। लेकिन वो जो एक्टिवेटेड स्लज था उसका क्या हुआ, वो एक्टिवेटेड स्लज जो है अब एक एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में जाता है। यहाँ एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ये एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, इस एक्टिवेटेड स्लज को खाएंगे, तोड़ेंगे, पीटेंगे और हमें कुछ बायोगैस दे देंगे। तो बायोगैस एचटीपी में कब बनता है बच्चों, ये बनता है ड्यूरिंग द एट द एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। बायोगैस कैसे कैसे, एक तो CH4 है, और क्या क्या गिवन है आपकी एनसीईआरटी में, ये 3 बायोगैसेस हैं, ठीक है। यही गैसेस मिलके आपका बायोगैस बना रहे हैं, मीथेन, CO2 और H2S। सो दैट्स इट, ऑलराइट, ये हमें मिल चुका है प्रोडक्ट। ओके, तो हमने यहाँ पे एसटीपी जो है वो खत्म कर दिया। नाउ चलो, एसटीपी हमारा खत्म हो गया, एसटीपी खत्म तो हो गया, लेकिन यहाँ पे एक चीज मैंने बता दी, यमुना प्लान, यमुना एक्शन प्लान और गंगा एक्शन प्लान। जो यहाँ पे ये जो एसटीपी है ना, इन्हीं के बेसिस पे जो है हमारे गंगा को साफ किया जा रहा है, यमुना को साफ करने के लिए प्लान्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है। वो हमारी एनसीईआरटी में गिवन, वो हम पढ़ लेंगे। चलिए, इतना हमें टाइम वेस्ट इस पे नहीं करना है। नाउ लेट्स मूव टू द बायोगैस ट्रीटमेंट प्लांट। हम लोग इंडस्ट्रीज में तो ये देख रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टू द रूरल एरियाज, वहां पे क्या हो रहा है। बायोगैस ट्रीटमेंट प्लांट हमारा यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, काव डंग जो होता है हम उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हियर यू कैन सी, होता क्या है कि हम जमीन में 15 फीट के आसपास जो है गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर हम इसको लगाते हैं। दिस इज द बायोगैस प्लांट। वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट था, ये बायोगैस प्लांट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैसे करते हैं ये काम देख लेते हैं। वेट गाइस, चलो वहीं वापस चलते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, बायोगैस ट्रीटमेंट प्लांट। जब बायोगैस ट्रीटमेंट प्लांट है बच्चों, उसके लिए हमें एक बैक्टीरिया की जरूरत होती है। ये एक एनारोबिक बैक्टीरिया है, मिथेनोबैक्टीरियम। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई मिथेनोबैक्टीरियम जो है ये एक एनारोबिक बैक्टीरिया है, जो हमारे ऑलरेडी कैटल के स्टमक, र्यूमेन ऑफ द कैटल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसी से हम इस्तेमाल, जब वो गोबर करते हैं, ठीक है, तो उस गोबर में भी ऑब्वियसली मिथेनोबैक्टीरियम प्रेजेंट होगा। उसी से फिर हम लोग बायोगैस बना रहे हैं, और वो बायोगैस जो है घरों घर जाके हमारा काम आसान कर रहा है, ठीक है। तो हमने अभी तक ये सारा सामान पढ़ा। अच्छा,
एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, इससे पहले, अभी बायोगैस को करने से पहले हम थोड़ा सा और ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट आने वाला है हमारा एजेंट्स। ठीक है, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। मतलब बायो कंट्रोल एजेंट्स वो होते हैं कि खुद तो लिविंग बीइंग है, ठीक है, वही लिविंग बीइंग्स जो हैं अदर लिविंग बीइंग्स को खा रहे हैं। अब वो अदर लिविंग बीइंग्स कौन है? वो कुछ पेस्ट होंगे जो नुकसान कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, एनीथिंग एल्स। ऑलराइट, तो वही वो ऑर्गेनिजम्स, दोज ऑर्गेनिजम्स जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, कंट्रोल करने में हेल्प कर रहे हैं पेस्ट्स को। They are natural predators and also known as your biocontrol agents. तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल हमें हमें हमारी एनसीईआरटी में गिवन है लेडी बर्ड, और दूसरा एग्जाम्पल गिवन है ड्रैगन फ्लाइज। लेडी बर्ड्स किसको खा जाते हैं? एफिड्स को खा जाते हैं। ड्रैगन फ्लाइज किसको खा जाते हैं? मॉस्किटोज को खा जाते हैं। ठीक है, ये हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। नाउ एक और एग्जाम्पल गिवन है बीटी कॉटन। बच्चों अभी तुम यहाँ पे बस इतना याद रखो कि ये बीटी कॉटन एक ऐसा कॉटन प्लांट है जिसके अंदर एक जीन प्रेजेंट है, ठीक है, बेसिलस thuringiensis का। उस जीन का नाम है क्राई जीन। ये जीन हमारा उस कॉटन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जीन हम लोग बैक्टीरिया से निकालते हैं, वो बैक्टीरिया है बेसिलस thuringiensis, और कॉटन के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। नाउ ये कॉटन जो है ये पेस्ट रेजिस्टेंट हो गया है, कोई भी वर्म इसको आके खाने की कोशिश करेगा तो मर जाएगा। वो इसीलिए मर जाएगा क्योंकि ये जो क्राई जीन होती है, ये जैसे ही वर्म की बॉडी में जाएगी, ये वर्म की बॉडी है बच्चों, ठीक है, उसके गट में जैसे ही एंटर करेगी तो ये एक्टिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गट जो होता है हमारे वर्म का, वो होता है एल्कलाइन, और एल्कलाइन नेचर में ये जीन जो है ये टॉक्सिन बनाती है एक। वो टॉक्सिन जो है ये आपके एल्कलाइन मीडियम में एक्टिव हो जाएगा और इसकी बॉडी में पोर्स क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से ये स्टार्वेशन होगी इसे, और ये मर जाएगा। तो ये होता है कहानी। तो हमें बस बीटी कॉटन, इसके और भी हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे इसमें जब हम बायोटेक्नोलॉजी करेंगे। अभी के लिए हमें सिर्फ बीटी कॉटन का एग्जाम्पल याद करना है। नाउ और भी कुछ ऐसे हमारे बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं जो सिर्फ उन्हीं को मारेंगे जो उनके, मतलब बेसिकली जो स्पीशीज स्पेसिफिक हैं। स्पीशीज स्पेसिफिक मतलब मान लो कि कोई एक ऐसा प्रेडेटर है जो सिर्फ और सिर्फ हिरन को खाता है, वो और कछुओं को नहीं खाएगा, ऐसा एग्जाम्पल मान लो, तो वो स्पीशीज स्पेसिफिक हो गया। मतलब ये एक ऐसी चाबी है जो सिर्फ एक ही ताले में लगेगी और किसी ताले में नहीं लगेगी, मतलब सिर्फ इसी ताले के लिए स्पेसिफिक है। तो वो ताला कौन है? वो टारगेट कौन पेस्ट है? जैसे कैटरपिलर। तो बैक्यूलो वायरस एक ऐसी की है जो कुछ ही टारगेट्स को मारती है, ठीक है, जो हमारे और अदर टारगेट्स होंगे उनको कुछ नहीं कहेगी। मतलब ये तो अच्छी अच्छी बात है कि हमारे अच्छे पेस्ट वगैरह जो है उनको कोई खराबी नहीं होगी। और ये एक जीनस से बिलोंग करते हैं, न्यूक्लियो, मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि वही कम से कम स्पेक्ट्रम है, ज्यादा चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ये हो गया, ये हमारा खत्म हो गया। उसके बाद अब हम लोगों को और भी कुछ ऐसे बायो फर्टिलाइजर्स हमें पता होने चाहिए। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स वगैरह हैं, इनको कंजर्व किया जाता है एक प्रोग्राम के अंदर जिसका नाम है आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ये याद रखना है, ये एक बार पूछा गया है। ना इसके आगे चलते हैं हम लोग। इसके आगे हम लोगों का नेक्स्ट आता है बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स में सबसे पहले वो फर्टिलाइजर्स जो म्यूचुअली काम करते हैं, तो उनमें हमारा एग्जांपल आता है राइजोबियम। हियर इट इज, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करता है विद द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस, तभी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। पहला एग्जाम्पल डन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल सिम्बायोटिक एसोसिएशन का माइकोरिजा। इसमें क्या होता है? ये एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें फंगस जो होते हैं वो एसोसिएशन करते हैं विद द हायर प्लांट्स, प्लांट रूट्स के साथ। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस फंगस का नाम है ग्लोमस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना है आपको ग्लोमस। ठीक है, ये वही है फंडामेंटल
बेसिकली सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, इसमें क्या हो रहा है, फंगस क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा फॉस्फोरस को, ठीक है, इंक्रीज द रूट टू इंक्रीज रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्नी पैथोजेंस एंड एनहेंस द टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट, मतलब कि ज्यादा नमक ना हो जाए, सूखा ना पड़ जाए, इन सब चीजों को जो है, इन सबसे टॉलरेंट, इन सबसे हमारा प्लांट खराब ना हो जाए तो उसको टॉलरेबल बनाता है, ठीक है। सो ये इसकी हेल्प है, उसके बदले खाना ले लेता है। नाउ आगे आते हैं हम लोग, शेल्टर ले लेता है। अब आगे आते हैं हम लोग फ्री लिविंग फिक्सर्स के साथ। जो फ्री लिविंग फिक्सर्स मतलब जो फ्री लिविंग बैक्टीरियाज हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरियाज में हमारे आज पास आ जाता है AZ वाले सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स, ये हमें याद रखना है, ठीक है। हाँ, वहां पे हम याद रखना है कि प्लांट्स खाना देते हैं, फंगस उनको सेफ्टी दे रही है, ये याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्री लिविंग कौन है, एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम, ये हमें याद रखना है, फ्री लिविंग फिक्सर्स। उसके बाद उसके बाद क्या आते हैं, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ये कौन कौन है, हमारे एनसीईआरटी में गिवन है एनेबीना और नॉस्टॉक। चलो तो याद करते हैं, सिम्बायोटिक में कौन है, राइजोबियम और माइकोरिजा। फ्री लिविंग में कौन है, एजोटोबैक्टर, एंड इसमें बच्चों एक ही ओ आएगा, एंड एना एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरलम। उसके बाद हमारे पास आते हैं साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी हमारा एनेबीना और नॉस्टॉक है। ये देखो, ये स्पेशली क्रूशियल है पैडी प्लांट्स में, पैडी फील्ड्स मतलब राइस प्लांट्स में, जहाँ ये क्या कर रहे हैं, ये सब क्या है, बायो फर्टिलाइजर्स, मतलब बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहे हैं, फर्टिलिटी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये बायोगैस प्लांट है। अब देखो, हमने बायोगैस प्लांट के बारे में पढ़ा तो था, ये देखो यहाँ पे जो है काव डंग आया, इसके अंदर हम पानी मिक्स कर देते हैं, और ये पानी मिक्स करने के बाद जो घोल बनता है उसको हम स्लरी बोलते हैं। ये स्लरी फिर हम लोग इस डाइजेस्टर के अंदर डाल देंगे जो 10 से 15 फीट का है। इसके अंदर हमारे पास मिथेनोबैक्टीरियम होता है, वो उसको जो है ब्रेक डाउन करेगा अंडर एनारोबिक कंडीशंस। फिर उसके बाद हमें गैस मिलता है CH4 CO2 एंड H2, ठीक है। वो गैस जो है यहाँ गैस होल्डर में इकट्ठा होगा, फिर वो धीरे धीरे पहुंचेगा सभी घरों में, ठीक है, और भी जगहों। और ये जो मिथेनोबैक्टीरियम होगा ये नाइट्रोजन फिक्स भी करता है, जो स्लरी बच जाती है, जो स्लज बच जाता है, ठीक है, जो नहीं डाइजेस्ट हुआ बेसिकली, ठीक है, वो कहाँ पहुंचेगा, वो हमारे बाय प्रोडक्ट्स होते हैं और ये हमारे पहुंच जाते हैं फील्ड्स में। हमें इसका इतना ध्यान नहीं रखना है, हमें जो याद रखना है कि ये टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन ये कहाँ इस्तेमाल कौन कर रहा है, ये बेसिकली इंस्टीट्यूशंस जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, IARI और KVIC। पहला है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, IARI एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये दो हैं जो हमारा ये काम करते हैं, हमें याद रखना है इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद IPM के बारे में बताया था, वो भी यहाँ ऑलरेडी मेंशन्ड है कि बायोलॉजिकल टूल्स वगैरह के लिए कौन कंट्रोल कर रहा है, क्या चीज़ें कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा IPM है, जो बेसिकली इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट के सॉरी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, जो बेसिकली हमारे वो बायो कंट्रोल एजेंट्स जो खत्म हो रहे हैं उनको बचाने के लिए काम करता है। सो दैट इज इट, हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर खत्म हो गया। थैंक यू सो मच।